नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम निष्ठा अंतिम टेस्ट यानी निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। साथ ही पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मॉड्यूल क्रमांक 1 से लेकर 18 तक का रिवीजन करेंगे, जिसके संदर्भ में मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने मॉड्यूल क्रमांक 1 से लेकर 9 तक के जो मॉड्यूल हैं उसका रिवीजन किया था। इस वीडियो में हम मॉड्यूल क्रमांक 10 से लेकर 18 के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉड्यूल क्रमांक 10 के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी है वो कुछ इस प्रकार से है। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे राजा या रानी। इस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे राजनीतिक संस्थाओं में कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कौन सी रेखा जानी जाती है? तो इसमें आप टिक करेंगे लास्ट में जो दिया है मकर रेखा, उस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो है चौथे नंबर पर अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है जिसमें यहाँ पर आपको एक सही जोड़ी के रूप में दिया गया है। तो यह है कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पर दिया गया है। आप देखें यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको कॉलम ए में जो लिखा है उसको कॉलम बी में मिलान करना है, यानी किसका कौन सा उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है, सही उत्तर यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो दिया गया है, यानी ए कॉलम ए के अंदर जो फर्स्ट है ए उसका होगा थर्ड, बी का होगा फोर्थ, सी का जो है वो सेकेंड नंबर का और डी का जो है वो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा। यानी आपको जो ए कॉलम है उसका जो फर्स्ट है उसको थर्ड से मिलाना है, उसका जो सेकेंड है उसको बी कॉलम के फोर्थ से मिलाना है, इसमें जो थर्ड है उसको सेकेंड से मिलाना है और जो लास्ट है उसको फर्स्ट से मिलाना है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आप मिलाएंगे। उसके पश्चात अगला सवाल है साहित्यिक स्रोत हैं। तो इसमें जो उत्तर आप लिखेंगे वो लिखेंगे तीसरे नंबर पर है महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका जो उत्तर है तीसरे नंबर पर ड्रा लिखें और चार्ट करें। उसके पश्चात अगला है कौन सी विधि शिक्षार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे लास्ट वाला परियोजना आधारित ज्ञान। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। तो किसको बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर लिखेंगे दूसरे नंबर पर है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। फिर उसके पश्चात है जो मॉड्यूल क्रमांक 11 है उसके अंतर्गत जो प्रश्न है उनके उत्तर हम जानेंगे। तो मॉड्यूल क्रमांक 11 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों के समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने को कहना। उसके पश्चात अगला प्रश्न है एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया गया है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? यानी तो इसका जो अभिप्राय है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर जो दिया गया है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। उसके पश्चात अगला है वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? यानी इसमें आपके सामने 4 ये दिए गए हैं विकल्प,
विकल्प नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर 4 कुछ बातें लिखी गई हैं, तो इसमें से कौन सी सही है? तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे पहला वाला, जो यहाँ पर दिया गया है तीसरे नंबर पर, फर्स्ट जो है वो सत्य है। यानी ये जो 4 हैं इनमें से जो पहला वाला है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होते हैं, ये सही है। इसके पश्चात अगला है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो हमें खाली स्थान, तो इसका आंसर आप लिखेंगे पहला है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। पहला है मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने के मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। फिर है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लिखेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर दिया गया है कथन तीसरा और कथन चौथा सही है। उसके पश्चात अगला है बच्चे ऑब्लिक मानव सीखता है, तो इसका आंसर लिखेंगे दूसरे नंबर दिया है काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। ठीक है, उसके बाद अगला है भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि खालिस्तान है, तो इसका जो उत्तर वो लिखेंगे सभी कोष्टक में विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। उसके पश्चात अगला है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे सबसे लास्ट वाला, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात अगला है भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है, तो इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे दूसरे नंबर पर कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो मॉड्यूल क्रमांक 12 का जो पहला प्रश्न है वो है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधे की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। तो इसमें जो नीचे गतिविधियां दी गई हैं, पहला है लंबाई का तुलनात्मक माप, दूसरा है स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्न में से सही विकल्प चुनें। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे इसमें, जो तीसरे नंबर पर दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सही है। उसके पश्चात अगला है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया गया है, पौधों की वृत्तियों में विविधता। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रकृतियों के डेटा के संग्रहण के लिए कक्षा 6ठी के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे आप लास्ट वाला, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। उसके पश्चात अगला है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों को समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस प्रशिक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे इसमें, फर्स्ट जो दिया है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पर टिक लगाएंगे। उसके बाद अगला है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें, निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो इसका आएगा रेशम। उसके पश्चात अगला है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ को निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे फर्स्ट वाला, घोल
संतृप्त हो जाएगा। इसके पश्चात अगला है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे परियोजना, इस पर आप टिक करेंगे। फिर इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हो, आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। उसके पश्चात अगला है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण, यानी जितने भी दृष्टिकोण हैं उनका मिश्रण। उसके पश्चात अगला है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इसका लिखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर। हम मॉड्यूल क्रमांक 13 के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तरी है उसे देखेंगे। तो 13 के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तरी है उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे स्टाफ मीटिंग। उसके पश्चात है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया गया है, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। उसके बाद अगला है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। उसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। उसके बाद अगला है, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इसमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? तो इसका लिखेंगे आप दल अधिगम। उसके बाद अगला है, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व में मुख्य अवयव नहीं है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। उसके बाद अगला है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पनाओं में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे विद्यालय के भौतिक संसाधन। उसके बाद अगला है, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? तो इसका आप आंसर लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया गया है ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति। उसके बाद अगला है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका आप आंसर लिखेंगे लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। उसके बाद अगला है, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? तो इसका है पहलकर्ता और सकारात्मक दृष्टिकोण। आपने मॉड्यूल क्रमांक 13 के जो प्रश्नोत्तरी है वो पूर्ण कर ली है। उसके पश्चात हम देखेंगे मॉड्यूल क्रमांक 14 के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी है। तो उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया है अतिथि भोजन। उसके बाद अगला है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। तो आपके सामने यहाँ पर 6 जो हैं वो घटक दिए गए हैं, जिसमें पहला है पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया व स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे जिसमें दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यानी जो 6 जो आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से जो 5 है फर्स्ट, यानी पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, ये 5 जो है ये समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं। स्वच्छ भारत इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर आप देंगे ये तीसरे नंबर पर दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उसके पश्चात अगला है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। तो इसका आंसर आप देंगे यूडाइस, नीचे दिया है शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला जो है वो दिया गया है कि समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? तो इसका आंसर देंगे लास्ट में दिया है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। उसके पश्चात अगला है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। तो इसका आंसर देंगे आप, दूसरे नंबर दिया है शगुन पोर्टल। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में
एक मील का पत्थर है? तो इसका आंसर आप देंगे चौथे नंबर पर दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान 2000। उसके बाद अगला है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो इसका आप लिखेंगे राज्य कार्यान्वयन समिति। उसके बाद अगला प्रश्न है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे पहला दिया है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। उसके बाद अगला है समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती परियोजित योजनाएं हैं। तो इसका आंसर आप देंगे जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिया गया है, जिसमें पहला है सर्व शिक्षा अभियान, फिर है राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला है प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS किन कक्षाओं के बच्चों को की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो लिए आप लिखेंगे कक्षा तीसरी यानी 3rd से 9th तक। इस पर आप टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं मॉड्यूल क्रमांक 15 उसके अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी है यानी लास्ट अंतिम मुख्य प्रश्नोत्तरी जो है उसे हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है खाली स्थान कक्षा के भीतर के क्षेत्र है जहां बच्चे को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो इसका आप आंसर देंगे लास्ट है लर्निंग सेंटर। उसके पश्चात अगला है हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे तीसरे नंबर दिया है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। उसके पश्चात अगला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे उपरोक्त सभी। उसके पश्चात अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? तो इसका भी आंसर आप देंगे उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला है पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया है 3 से 6 साल। उसके बाद अगला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका आप आंसर लिखेंगे पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। उसके बाद अगला है छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे ऊपर के सभी। उसके पश्चात अगला है संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे आकार और स्थान की समझ। उसके बाद है पाठ्य चर्चा चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या है? तो इसका आंसर आएगा खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। इसके बाद अगला है खाली स्थान मान्यता है कि भाषा शब्द शब्दांश तुकांत और ध्वनियों से बनी है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे ध्वनि जागरूकता। उसके पश्चात हम मॉड्यूल क्रमांक 16 जो है उसे देखेंगे। मॉड्यूल क्रमांक 16 के अंतर्गत जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सारथिक के रूप में विघटित किया। खाली स्थान है फिर जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। तो इसका जो आंसर है इसका आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट वाला मैनुअल। उसके पश्चात अगला प्रश्न है रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया है जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, फिर खालिस्तान कौशल और हरित कौशल शामिल है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट में दिया है उद्यमिता कौशल। उसके पश्चात अगला है अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6ठी से खालिस्तान तक स्कूली शिक्षा में व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे 8वीं यानी कक्षा 6ठी से 8वीं तक। उसके पश्चात अगला है महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और खालिस्तान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे उत्पाद यानी मैनुअल और उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा उत्पादक। तीसरे नंबर पर जो दिया है उस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1982 के नाम से भी जाना जाता है जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खालिस्तान व्यवसाय के लिए।
तो ये जो खालिस्तान है, इसका जो आंसर आप लिखेंगे तो वहां पर आएगा व्यवहारिक, यानी इसकी व्यवहारिक व्यवसाय के लिए। तो आप यहाँ पर व्यवहारिक पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, कार्य अनुभव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा, तीसरा नंबर दिया है, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, यानी कार्य अनुभव को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात अगला है, योग्यता एक खालिस्तान और औसत दर्ज का ज्ञान एवं कौशल है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, लास्ट में दिया है अवलोकनीय, तो अवलोकनीय पर आप टिक लगाएंगे। उसके पश्चात अगला है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास खालिस्तान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे जेनेटिक, जो दूसरे नंबर पर दिया गया है, जेनेटिक पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षणिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे 1986, जो फर्स्ट ने दिया है उस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती हैं, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती हैं, इस प्रकार से उसकी मदद करती हैं। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे सभी, यानी ये जो तीनों यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी पर टिक लगाएंगे। उसके पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 17 के अंतर्गत जो अंतिम प्रश्न उत्तरी हैं, उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो है चौथे नंबर पर अध्ययन सामग्री। उसके पश्चात अगला है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे शिक्षक परामर्शदाता, तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खालिस्तान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे जो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। उसके पश्चात अगला है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे खांसने और छींकने से, उस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे लास्ट वाला, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। उसके पश्चात अगला है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे सामाजिक दूरी। उसके पश्चात अगला है, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कोविड-19। इसके पश्चात अगला है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो आता है सभी हितधारक, जो सभी हितधारक हैं वो। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, छात्रवासियों यानी हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध यानी क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। उसके पश्चात अगला है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे संक्रामक, यानी ये एक संक्रामक रोग है, कर सकते हैं। मॉड्यूल क्रमांक 17 के पश्चात जो अंतिम मॉड्यूल है यानी मॉड्यूल क्रमांक 18, उसके अंतर्गत जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है, उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो आएगा, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। तो उत्तरजीविता अधिकार है तो इसका आंसर आएगा भोजन कपड़ा और आश्रम, यानी भोजन कपड़ा और आश्रम। तो उसके पश्चात अगला है, अगर आपको बच्चों के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा, तीसरा नंबर दिया है पुलिस या एसजेपीयू,
इसको आप सूचित करेंगे। उसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है बाल लैंगिक शोषण खालिस्तान से होता है। तो इसका आंसर आएगा तीसरे नंबर पे लड़के और लड़कियों दोनों। उसके बाद अगला है एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे चौथे नंबर पर दिया है सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें। इसके पश्चात अगला है किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, ये भी, तो इसका आंसर आएगा लैंगिक शोषण। उसके पश्चात कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पॉक्सो अधिनियम 2012। उसके पश्चात अगला है बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब खालिस्तान। तो इसका आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट वाला सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। उसके पश्चात अगला है बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि, तो इसका आप आंसर लिखेंगे कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, मतलब किसी भी कारण से ये हो सकता है। उसके पश्चात अगला है बच्चा कौन है, कोई भी व्यक्ति, तो यानी उम्र इसमें है तो 18 वर्ष की आयु से कम उम्र वाले जो रहते हैं वो बच्चा या बच्चे की उसमें आते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।